गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। इस बार के मॉनिटर ने उड़ा दिया आप लोगों को है। मोशन इन टू डायमेंशन में क्या हुआ? सॉल्व कर लिया दोबारा सब लोगों ने पेपर? हाँ जी, गुड आफ्टरनून आर्या। पेपर दोबारा सॉल्व किया आप सभी लोगों ने? टफ था क्या? स्कोर्स तो उतने अच्छे नहीं आए इस बार तुम्हारे। एडवांस में बर्बाद हो गए, रीसॉल्व किया तो पता चला बहुत सारी सिली मिस्टेक्स रियलाइज हुई, तो ये मतलब यार मैं तो शायद अकेला ऐसा टीचर होऊंगा जो तुम्हारी दुनिया जान की क्विज़ेस ले लेके प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। कम पड़ रही है क्या? और मतलब कितने टेस्ट लिए हैं मैंने कानेमेटिक्स के तुम्हारे यार? मॉडरेट लेवल टाइप, एडवांस टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट। क्वेश्चंस पूछने हैं माइनर टेस्ट में से आप लोगों ने, या लॉज ऑफ मोशन पढ़ना है? बोलो। हाँ जी अंचला, क्या स्कोर है आपका टेस्ट में? स्कोर और परफॉर्मेंस आ रहे हैं अंचला? आप लोगों का पता नहीं चला मुझे क्या हुआ। इस बार तो आदित्य भी टूट गया है। आदित्य की परफॉर्मेंस कहाँ पहुंच गया? 160 आउट ऑफ 180 टोटल। और रैंक?
ओवरऑल रैंक 6। नहीं भाई, अभी तक कुछ नहीं बताया मैंने। 635, 6 तो बहुत पीछे है यार। 6 नंबर क्यों, कहाँ रह गए, कौन निकल गया तुमसे आगे? तो आर्यन पाटिल का क्या हाल है? सर, हाँ जी। हाँ तो मतलब नॉर्मली एग्जाम में मिस्ड क्या, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। नॉर्मली एग्जाम में मैं पैटर्न फॉलो करती थी, बायो फॉलोड बाय फिजिक्स फॉलोड बाय केमिस्ट्री, बिकॉज बायो यूजुअली 15 मिनट में हो जाता था। हम्म। बायोलॉजी में ही 11 रॉन्ग हो गए, और ओए, आई थिंक कुछ 7 गलत हुए हैं मेरे। तो एकदम लास्ट में फिजिक्स और केमिस्ट्री ये सब करते करते इतना टाइम कम रह गया कि बहुत सारी सिली मिस्टेक्स हो गई, पेपर उतना टफ था नहीं। सर। बायो में मार्क्स कटना तो इलॉजिकल है। आई नो सर। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, मैंने पहले बायो अटेम्प्ट किया और मुझे बहुत टाइम लग गया और उसमें गलत कम हुए सर। लेकिन फिर केमिस्ट्री किया, लेकिन फिजिक्स में 4 छूट गए सर मेरे। फिजिक्स का तो फर्जी पेपर होता है मेडिकल का यार, मुझे शर्म आ रही है। तुम जिस बैच में बैठ के तुम बता रहे हो, मतलब मेडिकल का पेपर देखोगे तो क्या मतलब, कैसे? सॉरी सर, अब क्या और था एग्जाम। उसमें ऐसा, कौन सा क्वेश्चन था जो मतलब टफ था, या क्या था? 10 क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा बता रहा भाई तुम, 10 तो इट्स टू मच, है ना? सर 4 छूटे। 4। 6 गलत हो गए, 4 छूट गए। हाँ सर, 6 गलत और 4 छूट गए, ये सर टोटल 10। टोटल हाँ 10 नहीं होते क्या ये? हाँ हाँ सर, सॉरी। नहीं अच्छा लग रहा है, दिस इज नॉट द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस ना। मैं तो मजा नहीं आएगा। तो मेरे लिए डूब मरने वाली बात है। सारे मुंबई में मेरी हंसी उड़ाई जाएगी कि सर के स्टूडेंट निकल के इतनी पीछे जा रहे हैं। रियली सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा। कोशिश करो, ऐसे नहीं मजा आएगा। हाँ जी, आदित्य अग्रवाल, क्या हाल चाल, क्या स्कोर है तेरा फिजिक्स में? सर 5 गलत हो गए एडवांस में, और मेंस में 2 गलत थे। क्यों? सर एडवांस्ड में मेरा वो करेक्ट इनकरेक्ट में मैं करेक्ट स्टेटमेंट मार्क करके आ गया। तो टिकाव नहीं है ना तेरे अंदर। और सर ना, एक जगह टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, मैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके टी का डेरिवेटिव 1 ही लिख दिया मैंने। अच्छा नहीं है यार, बिल्कुल अच्छा नहीं है। मतलब इतनी पेशेंस के साथ आप लोगों को प्रैक्टिस करवाई जा रही है, उसके बाद ऐसे कर रहे हो तुम लोग यार। क्लास में एक एक की बात सुन के मैं तुम्हें समझाता हूँ भाई, ऐसे नहीं सोचना, ऐसे सोचना है ना? यस भाई, सर, सॉरी, आई विल ट्राई बेटर नेक्स्ट टाइम। जूते खाने के बाद नहीं सुधरोगे तो कैसे सुधरोगे? और कोई तरीका बताओ मुझे। प्यार मोहब्बत से तो मुझे पढ़ाना आता नहीं, देखो मतलब मुश्किल काम है, थोड़ा सा टफ है मेरे लिए। और यशवर्धन कहाँ है? इसने क्या स्कोर है तेरा, यशवर्धन? सर मेरा भी आदित्य जैसा ही है बहुत। क्यों? अ, बस एडवांस में 2 और गलत हो गए। मोस्टली मैंने अभी जो एंगल था वो हॉरिजॉन्टल की आदत है, जो वर्टिकल होता है उसको ही मैंने हॉरिजॉन्टल कंसिडर कर लिया। मतलब तो पढ़ते ही नहीं हो ध्यान से? आ, हैं? हाँ वो ऐसे हो गए, इस बार ही हुई ऐसे। टाइम भी कम था, फिर मैथ्स भी बाकी था मेरा, तो प्रेशर में आ गया था। ज्यादा समय लग गया क्या? हाँ, मैथ्स में 2 क्वेश्चन छूट गए थे। सर मेरा भी मैथ्स की वजह से ही हुआ। केमिस्ट्री तो कुछ 10-15 मिनट की बात थी, लेकिन मैथ्स में बहुत टाइम लग गया मुझे। अब ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना यार कि किस चीज पे कितना टाइम देना है। जहाँ पे नंबर आने पक्के हैं वहां ज्यादा टाइम लगाना है, या जहाँ पे रिस्की है वहां ज्यादा टाइम नहीं लगाना सर, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा टाइम इंटीजर टाइप पे लगा रहा था। इंटीजर टाइप मेरे सारे सही आए, लेकिन सब मल्टीपल करेक्ट आंसर में निकल गए। है? नहीं सर, क्योंकि मुझे एग्जाम में ये लगता है कि अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आए, मुझे वो ही सॉल्व करना है, इजी वालों को मैं बाद में कर लूंगा। हाँ, मतलब कि हम क्या कहते हैं, मर जाएंगे झुकेंगे नहीं है।
सर जैसे वो कैट एंड डॉग वाला था जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन मांगा, उसमें मैंने कुछ 15 मिनट लगाए और फिर सही आंसर आया, क्योंकि मुझे लगा कि ये नहीं हुआ तो मैंने क्या सीखा है। लेकिन फिर आया आंसर, लेकिन उस कारण से बाकी सारे छूट गए। ना कैट एंड डॉग वाले क्वेश्चन में तो, हाँ कैट एंड डॉग में तो बहुत कोई कैलकुलेशन करनी पड़ी होगी। नहीं सर, उसमें क्वेश्चन कुछ अलग ही था। इनने बोला था व्हाट इज इनिशियल मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ डॉग। तो पहले उसमें मैंने सोचा क्या होगा, उसके बाद थोड़ा tan थीटा लगाया 8 dt अपॉन 1/6। कांस्टेंट वेलोसिटी यूज चल रही है ना, 8 यहाँ 8 दिया था। और डॉग उसको चेज कर रहा है v वेलोसिटी से। हाँ, और इनिशियल डिस्टेंस 160 है सर। तो पहले मैंने सोचा मैग्नीट्यूड सेम होगा तो रोटेशन की वजह से एक्सेलरेशन आएगा। हाँ तो सही सोचा तुमने, गलत क्या सोचा? उसके बाद वो लगाया चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगी 2v साइन ऑफ थीटा बाय 2। बहुत बढ़िया। अगर कोई वेक्टर केवल घूम रहा होगा तो उसका चेंज 2v साइन थीटा बाय 2 आता है। मैंने वेक्टर में सबसे पहले शायद यही चीज सिखाई थी, चेंज सर, इन। और यहाँ थीटा छोटा है तो साइन हटा दीजिए। स्मॉल एंगल्स के लिए साइन थीटा बाय 2 को थीटा बाय 2 लिख देंगे तो 2 साइन थीटा बाय 2 को केवल थीटा बच जाएगा, तो v इंटू थीटा हो गया चेंज इन। हाँ, और सर हमारा tan थीटा हो जाएगा u dt अपॉन d। हाँ तो इसको साइन ऑफ d थीटा बाय 2 लिख देते हैं, बिगिनिंग वाला ही है क्योंकि 0 से जा रहा है, तो ये v d थीटा हो जाएगा, है ना। हाँ सर। v बाय डेल t का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हो जाएगा v इंटू d थीटा बाय dt। यस सर, और d थीटा जो आया था, मतलब tan ऑफ d थीटा 8 dt अपॉन 160 आया था। भी कैसे? और उसमें भी tan को हटा दो क्योंकि वो भी छोटा एंगल है। तो जब ये यहाँ से यहाँ चला गया होगा, कैट u dt डिस्टेंस ट्रेवल कर गई होगी, तो ये यहाँ से हिला तो निग्लेजिबल होगा और इसकी वेलोसिटी इधर हो गई होगी, है ना। जी सर। तो ये इसका चेंज इन एंगल हुआ d थीटा। हाँ, क्या की वैल्यू जो है वो u dt बाय d हो गई होगी, तो tan d थीटा, लेकिन वो tan छोड़ो। बाय d आ गई, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू v इंटू यू बाई डी आ गई। तो बस ये आंसर था उसका, v इंटू यू बाई डी। हाँ सर, ये मैंने सोचने में बहुत टाइम लगाया क्योंकि पहले मैं सोच रहा था कैसे एक्सेलरेट करेगा, फिर क्या अप्रोक्सीमेशन यूज करूं। और उस वाले में भी वो जो यशवर्धन बोल रहा था वर्टिकल वाले में, उसमें मैं नन ऑफ दीज मार्क करके आ गया क्योंकि मुझे लगा सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट लिखा था, तो मैं नन ऑफ दीज मार्क करके आ गया। नन ऑफ दिस करेक्ट थी? नहीं वो सर, लेकिन कायदे से बताओ क्या नन ऑफ दी, जो उन्हें इनकरेक्ट स्टेटमेंट मांगे थे सर, ऑप्शंस थे A B C D, ठीक है। A B C तीनों इनकरेक्ट थे और D नन ऑफ दीज था सर। तो कायदे से D भी रॉन्ग, D भी इनकरेक्ट होना चाहिए बिकॉज सम ऑप्शन इज इनकरेक्ट देन नन ऑफ दीज इज आल्सो इनकरेक्ट। ये हमेशा चलो कंफ्यूजन का सोर्स रहता है। एनीवेज, ये कैट डॉग वाला क्वेश्चन सभी को समझ में आया? हमने एक्सेलरेशन कैसे निकाली डॉग की? हाँ जी, बाकी लोग जो सुन रहे हैं। ठीक है, और कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आप लोग चाहते हो मैं डिस्कस करूं? हाँ सर, वो वाला जिसमें लिखा था कैन नॉट अपीयर स्ट्रेट लाइन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। अरे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में स्ट्रेट लाइन कब होता है और पैराबोला कब होता है? सर एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो तो स्ट्रेट लाइन होगी। वेलोसिटी 0 हो या एक्सेलरेशन के पैरेलल या एंटी पैरेलल हो, तो जिस भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इनिशियल वेलोसिटी 0 हो और एक्सेलरेशन पैरेलल या एंटी पैरेलल, उसमें पाथ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर तो मुझे याद नहीं। क्वेश्चन ये था कि एक बॉल को u स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया है ग्राउंड से थीटा एंगल पे, ग्रेविटी की वैल्यू g दी हुई है और डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वर्स दिए हुए थे, और बोला जा रहा था कि इस ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसका पाथ स्ट्रेट लाइन हो सकता है। स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता है सर, वो पूछा था। है, हो सकता है, नहीं हो सकता तो बाद की बात है। सर तो पर्सन मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑन ग्राउंड के लिए तो नहीं हो सकता ना। अगर पर्सन राइट साइड की तरफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलेगा तो उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उस बॉल के पास एक पीछे की तरफ एक्सेलरेशन आएगी a,
अगर ए और जी का रिजल्टेंट इस तरफ आ गया √a² + g² एग्जैक्टली थीटा एंगल पे, तो इसके रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के ऑपोजिट हो गई और स्ट्रेट लाइन पाथ हो गया। ओ ओके ओके, सॉरी सर, क्योंकि मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देख रहा था। नहीं, आपने बात ही नहीं सुनी ना। फंडा क्या है, या तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो। तो अगर आप राइट साइड की तरफ u cos थीटा कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेंगे तो आपको वेलोसिटी केवल u sin थीटा दिखाई देगी जो g के एंटी पैरेलल हो जाएगी, तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। या राइट साइड की तरफ आप एक ऐसी एक्सेलरेशन से चलेंगे जिस एक्सेलरेशन की वजह से उसकी रिलेटिव एक्सेलरेशन उसकी इनिशियल वेलोसिटी के एंटी पैरेलल आ जाएगी, तो भी स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो जितनी ऑप्शंस दी थी सारी पॉसिबल थी, सबके लिए स्ट्रेट लाइन हो सकता था। सर मैंने ये मार्क कर लिया, इसलिए वो भी गलत हो गया मेरा। और कोई क्वेश्चन पूछना है? एयरप्लेन ट्रेवलिंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी क्या था ये? सर उसमें 300 वाला, उसमें 30 डिग्री की जगह कुछ 300 लिख दिया उनने। सर तो 300 समझ ही नहीं आ रहा था, वहां लिखा था एट एंगल 300 विद हॉरिजॉन्टल, तो मुझे लगा कुछ ऐसा जो वो 30 90 60 यूज करते हैं ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट के लिए, इसलिए मुझे लगा वैसा कुछ होगा और मैंने सोचा नहीं। वहां उनने क्वेश्चन में 30 डिग्रीज की जगह 300 लिखा। क्वेश्चन नंबर एडवांस मेंस कौन सा क्वेश्चन मुझे पढ़ना सर है? एडवांस्ड का था। एडवांस का 5 नंबर क्वेश्चन। जी सर, मैं एक सेकंड देखता हूँ। मेरे पास तो 30 डिग्री लिखा हुआ है। सर क्योंकि आपके पास वो नॉर्मल वाला पेपर आया है, हमारे पास वो जो इंटरनेट वाला पेपर है उसमें बहुत रबिश लिखते हैं ये लोग। एक और ऐसा क्वेश्चन था सर वो वाला। तो ये अगर ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं आप रिपोर्ट क्यों नहीं करते हो साथ के साथ? सर किसी ने उस दिन किसी ने तो ग्रुप पे लिखा था, फिर आपने नो कमेंट लिखा। नहीं, आप पेपर के बीच में डाल रहे हो ना यार। पेपर के बीच में आई कैन नॉट गिव यू एनी सजेशंस ऑन इट। ओके आप सर। पेपर सॉल्व कर रहे हो और मेरे को व्हाट्सएप कर रहे हो, दैट इज नॉट द वे। पेपर हो जाए, फिनिश हो जाए, देन यू रिपोर्ट द एरर टू मी एंड आई विल इन्फॉर्म दैट एरर टू द रिक्वायर्ड पर्संस। तो वो अकॉर्डिंगली मतलब पेपर में या तो करेक्शन लगेगी या फिर, है ना, मतलब वो चेंज होंगे, बट इन बिटवीन नहीं मैं चेंज करवा सकता उसको। यस सर। सर और एक और मेंस में क्वेश्चन था, फाइंड relative velocity velocity of approach at t is equal to 10 seconds, लेकिन जो हम हाँ उसका आंसर 0 है, चेंज कर दिया गया उसका आंसर। ओ चेंज कर दिया गया, ओके ठीक है, थैंक यू सर। उसका आंसर डी है। अब आपका जो लेटेस्ट स्कोर आ रहा होगा वो उसके अकॉर्डिंग आ रहा होगा, आई बिलीव। उस दिन तो नहीं आया होगा लेकिन 2 दिन लगते हैं चेंज होने में। आफ्टर 2 days इफ यू चेक योर रिजल्ट तो वो नई आंसर की से आता है। तो डी आंसर कर दिया गया उसका। वो ट्रायंगल के वर्टिसेस पे लोग चल रहे हैं कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट वेलोसिटी से। नहीं सर, क्योंकि मोस्टली जब कुछ आंसर की में चेंज होता है, रिवैल्यूएशन होता है, हमें एक इंटीमेशन आता है। नहीं, बट मेरे को ये इन्फॉर्मेशन है कि उसका आंसर चेंज कर दिया गया। ओके सर। और कोई क्वेश्चन? कौन सा वाला बेटा यशराज, कौन सा क्वेश्चन? अप्रोच वाला। अप्रोच वाले में आपको 3 लोग दे रखे हैं, तीनों कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं। ये चेज प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है, आसान वाला क्वेश्चन था। ए इधर चल रहा है, बी इधर चल रहा है और सी इधर चल रहा है और ये इधर ही चल रहे हैं। तो फिर 10 सेकंड के बाद ये लोग एग्जैक्टली यहाँ पर होंगे। ये इधर जा रहा होगा यू से, ये इधर जा रहा होगा यू से और ये इधर जा रहा होगा यू से। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मतलब होता है लाइन जॉइनिंग के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी। तो दोनों की वेलोसिटी लाइन जॉइनिंग के अलोंग सेम है, तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 है। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज 0 एट दिस पोजीशन। और कोई? सर वो जो एयरप्लेन से पैकेज छोड़ते हैं तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है और उसकी डायरेक्टली अंडरनीथ कब होगा, तो उसमें अगर जो प्लेन है वो हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करेगा वही होना चाहिए। अगर कोई से एंगल पे ट्रैवल करेगा तो फिर जी का कंपोनेंट आ जाएगा वेलोसिटी के अलोंग। तो अगर एक एयरप्लेन ऐसे जा रहा था कांस्टेंट वेलोसिटी v से, जा सकता है ऐसे एयरप्लेन कांस्टेंट वेलोसिटी v से? हाँ
इसमें से एक पैकेट रिलीज कर दिया गया, रिलीज करने का मतलब, अभी उस पे एक्सेलरेशन लगेगा और रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी उसकी इनिशियल? v, नो सॉरी इनिशियली 0 होगी। हाँ रिलेटिव, हाँ तो रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी 0 और रिलेटिव एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g, हाँ तो प्लेन के रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो प्लेन के रिलेटिव स्ट्रेट लाइन पाथ में जाएगा। हाँ पर सर जो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा वो हमेशा प्लेन के डायरेक्टली अंडरनीथ नहीं होगा। प्लेन से पूछ के देख किधर जाएगा, जिधर एक्सेलरेशन है उधर जाएगा। हाँ पर पूछ किधर जाएगा तो प्लेन कहेगा भाई सर नीचे जैसे जाएगा। तो ये स्टोन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऐसे जाएगी और प्लेन ऐसे जाएगा, और किसी भी मोमेंट पे वो उसके हमेशा नीचे ही होगा। ओके ठीक है। सब जगह उड़ रहे हैं बेटे प्लेन, पूरे हिंदुस्तान में उड़ रहे हैं। तुझे बता कहाँ की फ्लाइट पकड़नी है? सड़क को तो बॉयकॉट कर दिया ना। और बोलो। और बोलो, और क्वेश्चन? जो मैंने लॉज ऑफ मोशन की शीट दी थी एक, वो सॉल्व कर लिया आप लोगों ने? करें डिस्कस? चलिए ठीक है, उसकी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आप ओपन अप कर लें अपने पास, आपके पास होगी मोबाइल में सबके पास, तो ओपन अप कर लें। क्वेश्चन नंबर एक एक करके देखते जाते हैं और डिस्कस करते रहते हैं। आदित्य, तू एक क्वेश्चन पूछ रहा था मेरे से कोई, मैंने बोला था क्लास में बताऊंगा, कौन सा क्वेश्चन था वो? अच्छा ठीक है, मैंने ये एरर फिर भी रिपोर्ट कर दिया है। लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन दिस 300 वाला। चलिए ठीक है, प्लीज वो शीट खोले लॉज ऑफ मोशन वाली, लॉज ऑफ मोशन का जो टेस्ट पेपर मैंने आपको दिया था। यहाँ से आगे अब हम अगले इस पूरे वीक में ढंग से प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारा होमवर्क देने वाला हूँ आपको लॉज ऑफ मोशन का मैं, और डिस्कशंस करेंगे। तो आज ये शीट कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है जी, फिजिक्स प्रैक्टिस शीट लॉज ऑफ मोशन आपको होमवर्क का मैंने एक टेस्ट की तरह दिया था। तो मेरे से क्वेश्चंस पूछने शुरू करें। आंसर्स तो शायद मैंने दे ही दिए थे इसके आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर बताओ। फिजिक्स प्रैक्टिस टेस्ट लॉज ऑफ मोशन क्वेश्चन नंबर 42 तो बहुत दूर है। पहले पेज पे पहले 10 क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में एक वेज है और इस वेज को एक्सेलरेशन दी गई है, और आपसे पूछा जा रहा है कि किस केस में एक्सेलरेशन बाकियों से डिफरेंट आएगी। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ये 60 डिग्री है। अगर इस वेज को मैं ए एक्सेलरेशन से लेके जाता हूं तो इस पे एक स्यूडो फोर्स लगेगी एम में, एक नीचे की तरफ लगेगा एम जी, और एक लगेगा एन। किसी को फ्री बॉडी डायग्राम में कोई प्रॉब्लम? ये विद रिस्पेक्ट टू वेज बनाया मैंने फ्री बॉडी डायग्राम। आदित्य, तेरे को मैंने समझाया था, थोड़ी पेशेंस डेवलप कर, सुन ध्यान से, उसके बाद बकवास मारनी शुरू कर। मैंने डायग्राम बनाया, तेरे को डाउट आ गया है। वेट फॉर द सॉल्यूशन एंड देन थिंक। अपने आप से डेवलप करने की कोशिश कर थोड़ा सा।
ठीक है, तो अब अगर मैं ये MA का कंपोनेंट ले लूं इधर की तरफ, ये एंगल कितना होगा, तो ये 60 होगा, तो ये 30 होगा, तो इधर की तरफ MA का कंपोनेंट आएगा MA cos 30, है ना, और इधर की तरफ आएगा MA sin 30, और इधर की तरफ आएगा MG cos 60, राइट। अगर MA cos 30 ज्यादा हो गया MG cos 60 से, यानी A√3/2 ज्यादा हो गया A/2 से, G/2 से, यानी A ज्यादा हो गया G/√3 से, तो क्या होगा? तो इट विल लूज कॉन्टैक्ट, नॉर्मल 0 हो जाएगा एंड इट विल लूज कॉन्टैक्ट। Once it loses contact, then if I observe the motion of this block from ground, what will be the acceleration? So for all values of A greater than G/√3, block is going to have an acceleration equal to G vertically downwards. For all accelerations greater than G/√3, the block will have same acceleration, that is vertically downwards. तो G/10 को छोड़ के बाकी सभी आंसर है इसके, है ना। ABC सबके केसेस में इसकी एक्सेलरेशन G आएगी। हाँ, तो मैंने बोला ना बेटा, ट्रिकी क्वेश्चन है ये। थोड़ा दिमाग भी चाहिए मतलब इस क्वेश्चन के लिए ना। चलो और बोलो, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 11 से लेकर 18 के बीच में कोई क्वेश्चन, 11 to 18 किसी क्वेश्चन में डाउट? सेवनटीन्थ, 14th, ठीक है, तो पहले 14th की बात करते हैं। 14th में व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ M1 सो दैट 100 ग्राम रिमेन्स एट रेस्ट। ध्यान से देखना, सुनो ध्यान से मेरी बात, मैं वर्बली सॉल्व करूंगा इस क्वेश्चन को, सुनेंगे आप, कोई डायग्राम नहीं बना रहा हूं मैं, तैयार हैं? मैं वर्बली सॉल्व कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, M1 शुड रिमेन स्टेशनरी। तो ये नहीं, M1 चाहिए ताकि 100 ग्राम स्टेशनरी रहे, तो 100 ग्राम वाला स्टेशनरी रहेगा, तो 100 ग्राम वाली स्ट्रिंग में टेंशन 100 ग्राम होगी। यस, तो 200 ग्राम वाली स्ट्रिंग में भी टेंशन तो 100 ग्राम ही होगी, क्योंकि यही रेसी वहां जा रही है। तो 200 ग्राम वाला नीचे जाएगा, कितनी एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा? उसके वजन की आधी टेंशन लग रही है, तो mg - mg/2 = ma, तो वो g/2 से नीचे जाएगा, तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे जाएगा, वो g/2 मान लेते हैं। कोई डाउट? अब अगर 200 ग्राम वाला g/2 से नीचे जाएगा और 100 ग्राम वाले की एक्सेलरेशन 0 है, तो M1 की ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन कितनी होगी? M1 पे टेंशन कितनी लग रही होगी ऊपर की तरफ, T या 2T? 2T। अब 100 ग्राम वाले की एक्सेलरेशन तो 0 है, तो केवल दो ही ऑब्जेक्ट हैं जो चल रहे हैं, एक M1 और एक 200 ग्राम, तो इनके लिए समेशन T.A 0 होना चाहिए, तो T और A का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। इससे मुझे पता चल रहा है कि वहां टेंशन डबल है, तो एक्सेलरेशन आधी होगी, तो वो G/4 से ऊपर जाएगा। यहां तक कोई डाउट? लिख रहे हैं आप? ठीक है, अब ये वाली स्ट्रिंग में टेंशन 100 ग्राम थी, 100 ग्राम 100 ग्राम ऊपर आ गई 200 ग्राम, तो M1 पे 200 ग्राम टेंशन लग रही है ऊपर की तरफ, और वो G/4 से ऊपर जा रहा है, तो उसका मास निकालना आपने, कर लोगे?
तो G/4 से ऊपर लेकर जाने के लिए जो टेंशन है वो 5 mg/4 होनी चाहिए। तो 5 mg/4 को 200 के बराबर कर दो तो 160 आ गया, बी आंसर। किसी को कुछ पूछना आप भी? ठीक है जी। 17 नंबर क्वेश्चन, 17th। हाँ वही तो किया मैंने यार, और क्या कुछ अलग किया क्या आदित्य? मैंने क्या किया आदित्य? अलग है मेरा कुछ सॉल्यूशन? देन तेरे को बोला था थोड़ी ग्रेविटी लेके आ अपने अंदर, फालतू की बकवास करने से हट थोड़ा सा। अभी तो शुरुआत हुई, अभी चैप्टर्स आ रहे हैं। रोटेशनल मोशन तो जाते जाते तेरा स्कोर और गिर जाएगा, बता दे रहा हूं मैं तेरे को। पर्सपेक्टिव ब्रॉड करो थोड़ा सा अपना। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आर्या। एक स्प्रिंग की लेंथ L है और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, तो आधे स्प्रिंग का कांस्टेंट 2K होगा। समझते हैं कैसे? मान लो ये मेरे पास एक स्प्रिंग है जिसकी नेचुरल लेंथ L0 है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको खींच लूं और स्ट्रेच कर दूं X से, तो उसके लिए मेरे को कितनी फोर्स लगानी पड़ रही होगी बोलो? ऑब्वियसली KX। आधे पार्ट ऑफ द स्प्रिंग का FBD बनाते हैं। आधे पार्ट ऑफ द स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ कितनी है? ऑब्वियसली L0/2। और अभी कितनी है उस आधे पार्ट की स्प्रिंग की लेंथ? L0/2 प्लस X/2। इधर से कितनी फोर्स लग रही है राइट साइड की तरफ? KX। तो इधर से भी KX ही लग रही होगी। एक्सेलरेशन तो 0 है इसकी। वैसे भी हम मासलेस स्प्रिंग लेते हैं, तो रोप में भी देखा है मासलेस स्प्रिंग में टेंशन सब जगह सेम आती है। अब इसका इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकालूं? तो फोर्स K इंटू इलोंगेशन के बराबर होती है। कितनी इलोंगेशन है स्प्रिंग में? X/2। तो इसका K कितना आएगा? 2K। फोर्स कितनी है? KX इज इक्वल टू K प्राइम, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मान लेते हैं, इलोंगेशन इसकी X/2। तो K प्राइम विल बी 2K। तो आधे स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट 2K। स्प्रिंग कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ लगाना है आपने, सीधा सीधा सा। तो अगर L/3 लेंथ कर दी काट के, तो 3K हो जाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट। कोई डाउट? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 17 बताऊं या कर लोगे? स्मॉल बीड है, मास M का, सबका हो जाएगा ना पक्का? ठीक है, चलो। तो ऊपर वाले का K/2K और नीचे वाले का 2K, उसके बाद कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम लगा देनी है आपने। ठीक है जी, इस पेज पे और कोई नहीं है, नेक्स्ट पे चलें। पेज नंबर 19 से, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 26 के बीच में। ये कह रहा स्प्रिंग्स आरंट कट एनीवेयर। तो बॉल कैसे घुसाई बीच में? हाँ पता नहीं, जबरदस्ती क्या कहानियां कर रहे हो। मेरे को आर्य ने मेरे को भी फंसा दिया बीच में। A small ball of mass m is attached to two identical springs of spring constant K। दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट K ही तो दिया हुआ है और दोनों की एंड स्ट्रेस लेंथ L/2 है। तो ये हाइपोथेसिस तो यूज ही नहीं करना है।
मैं भी आपके साथ ही लगा हुआ हूँ, हाँ ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। आपसे पूछा गया गया व्हाट डिस्टेंस बॉल रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। तो ये हमारे दो स्प्रिंग हैं L/2 और L/2 लेंथ के। अब बॉल सस्पेंड कर दी मैंने, तो बॉल यहाँ पर आ गई, यहाँ से x डिस्टेंस नीचे, तो ऊपर वाले स्प्रिंग की लेंथ L/2 प्लस x हो गई और नीचे वाले की L/2 माइनस x हो गई। तो ऊपर की तरफ एक फोर्स kx नीचे वाला स्प्रिंग लगा रहा होगा, एक ऊपर वाला लगा रहा होगा, और दोनों mg के बराबर होनी चाहिए। तो x की वैल्यू mg/2 की होनी चाहिए। ओ, तो अब क्या पूछा है, फ्रॉम दी सीलिंग। सो सीलिंग से डिस्टेंस कितना है उसका, L/2 प्लस x, तो L/2 प्लस mg/2 के, ऐसा आंसर है। ऐसा नहीं है क्या आंसर, क्या? ठीक है, और कोई डाउट इस पेज पे पूछ लो, कोई जल्दी नहीं है मुझे। Until question number 18, any other question you want to ask? भाई सब लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं, मेरे को बड़ा फील होता है जब मेरे को किसी को इंडिविजुअली बोलना पड़ता है, भाई तुम भी सॉल्व कर लो, तुम भी कर लो, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को। मतलब पता चल जाता है जब आप लोग डाउट पूछते हैं कि किसने सॉल्व किया किसने नहीं किया। अब आर्यन को याद आ रहा, 8 नंबर क्वेश्चन बता दो। 8th क्वेश्चन, चलिए ठीक है। 8th क्वेश्चन, फिगर शोज टू पुली अरेंजमेंट। एक में 2m लगा हुआ और एक में 2mg की फोर्स से खींच रहे हैं। हाँ जी नव्या, 1 मिनट, मैं पहले अब ये 8th बता दूं। अब तो आर्यन जी सुने मेरी बात ध्यान से, जब आप रस्सी को F4 से खींचते हैं तो बदले में रस्सी भी आपको F4 से खींचती है। तो जो सेकंड फिगर बनी हुई है उसमें आप रस्सी को 2mg फोर्स से खींच रहे हैं, तो रस्सी आपको बदले में 2mg फोर्स से खींचेगी, तो उसमें टेंशन 2mg डेवलप होगी। तो अगर m पे ऊपर की तरफ 2mg फोर्स लगेगी और mg नीचे लगेगी, तो वो g एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। जबकि फर्स्ट केस में टेंशन 2mg नहीं होगी, फर्स्ट केस में टेंशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और फर्स्ट केस की एक्सेलरेशन का मुझे आंसर याद है, 2m माइनस m अपॉन 2m प्लस m इंटू जी, तो वो g/3 आती है शायद, हाँ। हाँ जी नव्या, आप बोलो, क्या बोल रहे थे आप? सेवनटीन्थ में भी, कैन यू रिपीट व्हाट कैन, विच वन, क्या रिपीट करना है बोलो? 8th नंबर क्वेश्चन या 17th, किसकी बात कर रहे हो? तो ऊपर वाला स्प्रिंग इलोंगेट हो गया, तो इट इज गोइंग टू हैव अ टेंडेंसी टू come to its natural state. For that matter, it is going to exert a force kx on the ball. What will be the direction of that force? By the upper spring on the ball. And the lower spring has been compressed, it want to relax, so what is the direction in which it is going to exert a force on ball? तो दोनों मिलके ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे कि एक्स के एक्स। ठीक है जी, और बोलो। पता नहीं क्या बकवास है, बीच बीच में कमेंट्स आते रहते हैं, दिल करता काट दो इन कमेंट्स को मैं। ठीक है आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा मेरे से किसी ने। 22, AB is a string whose end A is fixed at the highest point of a ring placed in a vertical plane. C is the center, other end B, और वहां पे एक mass M है which can slide along the ring. If the bead is in equilibrium at B and the string is taut, then the tension in the string is.
तो ये तो खतरनाक सा लग रहा है कुछ। ये हमारे पास सेंटर है और यहाँ पे एक बीड है, तो ये मोती है और ये मोती जो है बीड ये इस रिंग में स्लाइड कर सकता है, राइट। सो वी हैव अ बीड थ्रेडेड ऑन टू अ रिंग एंड दिस बीड कैन स्लाइड, और इसको यहाँ से एक रस्सी से बांध रखा है, तो इस पे एक फोर्स लग रही होगी इधर टी, एक फोर्स लग रहा होगी mg, और एक लग रही होगी नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, और किधर को लग रही होगी नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, तो नॉर्मल के लॉन्ग लग रही होगी, तो ऐसे लग रही होगी फॉर इक्विलिब्रियम, राइट। ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा ही होगा, तो यानी कि इस रोप का वर्टिकल के साथ भी एंगल थीटा ही होगा। तो ऐसा करते हैं, फोर्सेस को रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लेते हैं। तो रेडियल डायरेक्शन में टी कॉस थीटा, और mg का भी कोई कंपोनेंट आएगा, हाँ आएगा ना, इज इक्वल टू n प्लस ये 2 थीटा आ रहा है मुझे लग रहा है, सही सोच रहा हूँ। तो t cos theta will be n plus mg cos 2 theta and t sin theta is equal to mg sin 2 theta। बोलो, कोई दिक्कत? ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ये, है ना, इट इज ए क्वेश्चन ऑफ ज्योमेट्री मेकिंग अ प्रॉपर फिगर। साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख दो, टेंशन आ गई। चलिए 22 हो गया। इसके बाद और इस पेज पे टिल 26 कोई डाउट? 24 system shown in figure, all surfaces are smooth, rod is moved with acceleration 9, force exerted by the rod on the wedge will be। तो अगर रॉड 9 की एक्सेलरेशन से जाएगी तो वेज का क्या होगा? वेज किधर जाएगी? राइट, कितनी एक्सेलरेशन से जाएगी? 9 tan 37 या 9 cot 37? पता नहीं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये वेज है हमारी, और वेज इधर जा रही है ए एक्सेलरेशन से, इसके ऊपर जो रॉड का कांटेक्ट में वो इधर जा रही है 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से। ये एंगल 37 है। हाँ जी, क्या तरीका लगाऊं, क्या तरीका होता है? एक तो तरीका है समेशन n डॉट ए इज इक्वल टू 0, वर्चुअल वर्क मेथड बोलते हैं इसको, नॉर्मल का टोटल वर्क 0 होता है। एक तरीका होता है अलोंग दी नॉर्मल acceleration component must be same because there is no relative motion along the normal। क्या पसंद करोगे? किया हुआ ना हमने ये कंस्ट्रेंट। तो मैं तो ये करता हूँ, मुझे नॉर्मली मैं ये लगाता हूँ, नॉर्मल के अलॉन्ग एक्सेलरेशन कंपोनेंट बराबर कर देता हूँ। तो वेज की एक्सेलरेशन ए ऐसे है और वो 9 ऐसे है, ये 37 है, तो ये 37 है, ये 53 है, ये 37 है। तो 9 इंटू कॉस 37 इज इक्वल टू ए इंटू कॉस 53। वही क्या हो गया ये, कॉस 53 3/5 है ना, तो 5 से 5 कट गया तो 12। ठीक है, तो 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस पे एक नॉर्मल फोर्स लग रही होगी ऐसे, दूसरे लगाई होगी रॉड ने। नॉर्मल का इधर की तरफ कंपोनेंट मुझे तो रट गया, एन साइन थीटा आता है, तो एन साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू 10 इंटू ए। साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 3/5 इज इक्वल टू 10 इंटू ए की वैल्यू 12, तो 3 चौके 12, 12 पंजे 60, 240 आंसर आ गया। अरे ऐसा तो कोई आंसर ही नहीं है, क्या हो गया? n इंटू 3/5 इज इक्वल टू 10 इंटू ए। क्या किया है मैंने, ये 3 से 12 काटना था, 10 काट दिया, तो 3 चौके 12, तो 40 पंजे 200। ठीक है, 200 न्यूटन आंसर है। कोई डाउट? हाँ जी आदित्य, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है?
नोट नहीं करना होता, देख के अपने आप सॉल्व करना होता। और बोलो 24th के बाद अप टिल 26 एनी प्रॉब्लम? हाँ तो एन का भी कॉम्पोनेंट ले ले, टी की डायरेक्शन में कर दे बैलेंस, कोई दिक्कत नहीं है। यू हैव टू टेक टू डायरेक्शंस, either you take one direction along the length of the string and another perpendicular to it, so you have to take a component of n as well. मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको मुझसे पूछने की बजाय अपने आप से पूछने चाहिए। ये जो तुम लेम क्वेश्चंस पूछते हो ना, अपने आप से पूछो और उनके आंसर ढूंढो कि ऐसा क्यों नहीं किया गया। आपकी क्लैरिटी डेवलप होगी थॉट की। 27th ऑनवर्ड्स, तो 27th से लेकर 33 के बीच में। ट्वेंटी सेवन से 33। ट्वेंटी नाइन्थ। In the figure shown, A and B are free to move. All surfaces are smooth. Acceleration of A will be more than g sin theta. हाँ बिल्कुल सही लग रही है बात। A की एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं। जब इसने कुछ नहीं लिखा एक्सेलरेशन ऑफ A के बारे में, तो ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो A का एफडी बनाते हैं, कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी A पे। हाँ ठीक है, इंट्यूटिवली लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन करना ही नहीं चाहिए आर्या जी। डोंट बिलीव योर इंट्यूशंस, डोंट ट्राई टू फील द फोर्सेस। फीलिंग धोखा दे जाती है, फीलिंग स्यूडो फोर्स की होती है। एक लिफ्ट में वो लिफ्ट में बैठे हो, लिफ्ट अचानक ऊपर चल पड़ती है, आपको किधर फील होती है फोर्स? हाँ ठीक है, एफबीडी बनाने के बाद के तो दैट इज नॉट इंट्यूटिवली ना। फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, इस पे लगने वाली फोर्सेस एन एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा, ग्राउंड फ्रेम में यही फोर्सेस लग रही होंगी। तो एक एक्सेलरेशन तो इधर होगी जी साइन थीटा। क्या ग्राउंड के फ्रेम में ये इधर नहीं मूव कर रहा होगा क्या ऐसे? कर रहा होगा कि नहीं? तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसके पास एक एक्सेलरेशन जी साइन थीटा और एक इधर, तो उसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन जी साइन थीटा से ज्यादा आएगी। क्या किसी को मैं सुनाई नहीं दे रहा? हाँ जवाब आ गया तो मतलब सुन रहा है। तो यशवर्धन के कान खराब हो गए बेटे, देख जरा तेरा उसमें कुछ गड़बड़ हो गई है। और इधर को एक्सेलरेशन होगी तो ऑब्वियसली एम जी कॉस थीटा एन से ज्यादा होगा, तभी होगी, है ना। तो नेट एक्सेलरेशन जी साइन थीटा होल स्क्वायर्ड प्लस सम एक्सेलरेशन होल स्क्वायर्ड, जो कि एम जी कॉस थीटा माइनस एन बाय एम से निकलेगी। तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है बाकी की ऑप्शंस इसकी। चलो और बोलो। आंसर गिवन इज ए सी। आंसर ए डी होगा ना 29th का। आंसर गलत दिया गया पीछे। आंसर करेक्ट कर लें, 29th आंसर इज ए डी। और बोलो। 40 और 33 से पहले और कोई डाउट किसी को? अप टिल क्वेश्चन नंबर 33। कोई डाउट नहीं।
ठीक है जी, 34 से लेकर 39 तक, 34 से 39 के बीच में कोई? कोई नहीं। 39, 39 में क्या दिक्कत है आदित्य? तो 39 क्वेश्चन में अपने को मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द पेंटर पूछी है, और पूछा टेंशन कितनी होगी जब पेंटर रेस्ट पे है या ऊपर जा रहा है। द रोप बी कैन विदस्टैंड अ टेंशन ऑफ 300 न्यूटन। तो ये जो रोप बी है, ये वाली रोप, this can withstand a tension of 300 newton. That means this rope can withstand a tension of 150 newton. अब ध्यान से समझना जरा मेरी बात, एक अच्छी चीज मुझे बतानी है आपको यहाँ पे, सभी लोग ध्यान से नोट करेंगे। ऑल्दो इस चीज को हम कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज करते रहते हैं। सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है मास m1 का, एक ऑब्जेक्ट है मास m2 का, and I take this as a system. इस m1 पे कोई फोर्स लग रही है F1, m2 पे कोई फोर्स लग रही है सपोज F2, और हो सकता है ये दोनों m1 m2 एक दूसरे से कनेक्टेड हो या एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हो, तो दे माइट बी इंटरेक्टिंग विद ईच अदर विद अ फोर्स which is going to obey Newton's third law, that F12 is equal to minus F21. ठीक है, तो सपोज मेरे पास ये एक सिस्टम है, सिस्टम ऑफ इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स, दो पार्टिकल्स हैं इसमें m1 और m2, देयर आर सर्टेन एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम F1 एंड F2, एंड देयर आर सर्टेन इंटरनल फोर्सेस between them. That may be a normal contact force, that may be a force due to rope connected between them, that may be gravitational force of interaction, that may be anything else. ठीक है, अगर मैं m1 के लिए न्यूटन से सेकेंड लॉ लगाऊं तो मैं लिखूंगा F1 प्लस F12 is equal to m1 into a1, where a1 is the acceleration with which m1 moves. F1 क्या है? एक्सटर्नल फोर्स, और F12 क्या? इंटरनल फोर्स ड्यू टू m2. इसको इंटरनल क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज आई हैव डिफाइंड माय सिस्टम एज द कलेक्शन ऑफ m1 एंड m2. Similarly, for m2 I will write F2 plus F21 is equal to m2 into a2. This is Newton's second law for m2. इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड कर दूं, क्या मिलेगा मुझे? F1 प्लस F2 प्लस F12 प्लस F21 is equal to m1 a1 plus m2 a2. Now these two will add up to 0 by third law. So I will get F1 plus F2 is equal to m1 a1 plus m2 a2. So sometimes it will be useful to apply Newton's second law collectively for a system instead of applying it for a single object. Sometimes it will be useful to apply Newton's second law for a collection instead of applying it for a single object. और ऐसा यूजफुल ज्यादा तब रहेगा जब वो दो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो कंस्ट्रेंड होंगे किसी खास तरीके से मूव करने के लिए। जैसे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये पेंटर इस फ्रेम के अंदर खड़ा है, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो ट्रायंगुलर प्लेटफॉर्म सा बना हुआ है, बेसिकली एक कैबिन है, इस कैबिन के अंदर पेंटर खड़ा है। तो एज लॉन्ग एज ये नीचे नहीं गिर जाते हैं, पेंटर रस्सी नहीं छोड़ देता, तब तक ये दोनों एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह मूव करने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर प्लेटफॉर्म ऊपर को जाएगा तो ऑब्वियसली बंदा भी ऊपर को जाएगा और उसी एक्सेलरेशन से जाएगा।
Yes, we can define our system as per our own convenience. तो अपने को सूझबूझ के साथ, समझदारी के साथ एक सिस्टम चूज करना है और उस पे ये वाला फॉर्मूला लगा लेना है। और ये वाला फॉर्मूला इस जगह पर कैसे यूजफुल है वो मैं बताता हूं। आपने नोट कर लिया जितना मैंने यहां पर लिखा है? ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सिस्टम की जियोमेट्रिक कॉन्स्ट्रेंट ऐसा है कि ये प्लेटफॉर्म और ये पर्सन, they are going to have same acceleration, a upwards or a zero acceleration if they stay in equilibrium, right? अब अगर मैं इसको एक सिस्टम ले रहा हूं, बी केयरफुल अबाउट दिस, लेट अस चूज दिस एज अ सिस्टम। कैन यू टेल मी केयरफुली व्हाट आर द एक्सटर्नल फोर्सेस एंड व्हाट आर द इंटरनल फोर्सेस फॉर दिस सिस्टम? ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। तो अर्थ इज एक्सटर्नल टू दिस सिस्टम, अर्थ इज गोइंग टू exert a force mp into g on the platform, and mass of the man into g. Normal contact force between the man and the platform is the internal force. बिल्कुल सही है, ए बी पे लगा रहा, बी ए पे लगा रहा। और एक्सटर्नल फोर्स दिख रही है आपको कोई सिस्टम पे? यस, एक टी यहां पर और एक बंदे के हाथ पे टी, पेंटर के हाथ पे। तो इंस्टेड ऑफ ड्राइंग दी एफबीडीज इंडिविजुअली, यू कैन स्ट्रेट अवे राइट एन इक्वेशन 2t माइनस एम पी प्लस एम पी इंटू जी इज इक्वल टू, सॉरी ये एम है, बंदे का मास लिया मैंने, वो पेंटर से गलती से मैंने उसको भी पी लिख दिया, इज इक्वल टू एम पी प्लस एम इंटू ए। तो एक लाइन में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन को। आपको मालूम है टी की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 150 हो सकती है। नहीं बेटे, ये बहुत प्रैक्टिकल सिस्टम है। और इनफैक्ट आजकल तो खैर मतलब टेक्निकली या टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस हो गई है, बट पुराने ज़माने में लोग बिल्डिंग्स को पेंट करते थे ऐसा ही सिस्टम बना के। पेंटर यूज टू रेज हिमसेल्फ अप विद द हेल्प ऑफ दिस काइंड ऑफ एन अरेंजमेंट। ऑफ कोर्स देयर वाज एन अरेंजमेंट फॉर लॉकिंग, कि वो रोप को खींच के लॉक कर सकता था, तो वो अपने आप को लॉक को खींच के रेज करता रहता था रोप को, और अपने आप को लिफ्ट करता रहता है और बिल्डिंग पेंट करता है। तो दिस वाज यूज्ड प्रैक्टिकली एक्चुअली। वो पकड़ के तो फिर एक ही हाथ से पेंट करेगा ना बेचारा। तो इसको 150 दूनी 300 पुट कर देते हैं, और टोटल मास, अब उसने दे ही टोटल रखा है 200, तो 200 इज इक्वल टू 20 इंटू ए, तो 300 माइनस 200, 100/20, 5 आ गया। तो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई। और पेंटर अगर रेस्ट पे है तो ऑब्वियसली टेंशन 200 न्यूटन होगी, नहीं 100 न्यूटन होगी। और अगर ऊपर जा रहा ए एक्सेलरेशन से तो 120 न्यूटन होगी। So the choice of the system gives us a very simple equation like this. चलो जी, और बोलो। फोर्टी पूछ रहा था मेरे से बार बार कोई, है ना। तो लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 40 नाउ। नोट कर लिया? मैं इरेज कर दूं ये सब?
ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। 40 में 3 blocks A, B, C are arranged as shown. Pulleys are ideal, string ideal, frictionless. Block C is moving with an acceleration 1 meter per second square. Find the mass of block B, tension in the string. तो C के FBD में एक फोर्स लग रही होगी 30 इंटू साइन 37, साइन 37 3/5 होता है। तो C पे इधर की तरफ फोर्स लग रही होगी 30 इंटू 3/5, दैट इज 18 न्यूटन। और ये 3 kg का ऑब्जेक्ट है और ये इधर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है। तो 3 न्यूटन तो 15 न्यूटन, तो यहाँ टेंशन 15 न्यूटन आएगी। यहाँ इसमें कोई डाउट बोलो। मैंने C के लिए mg sin थीटा माइनस टी इज इक्वल टू एम ए लगाया और उससे मेरे पास T आ गया 15 न्यूटन। अब अगर ये T 15 न्यूटन आ गया तो 6 kg पे आगे की तरफ 15 और 15 30 न्यूटन की फोर्स लग रही होगी और ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे जा रहा होगा। ठीक है, तो टेंशन निकल गई, एक्सेलरेशन ऑफ ए निकल गया। बी की एक्सेलरेशन निकालते हैं, उसके लिए समेशन टी डॉट ए इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो -15 इंटू 1 ये 3 kg वाले ब्लॉक सी के लिए, प्लस 30 इंटू 5 ये 6 kg वाले ब्लॉक के लिए, और बी को मैं नीचे जाता हुआ मान लेता हूं तो उस पर 15 ऊपर लग रहा होगा, तो -15 इंटू ए इज इक्वल टू 0। तो ये -15 प्लस 150 इज इक्वल टू 15a, तो 15a इज इक्वल टू 135, तो a इज इक्वल टू 9। तो इसकी एक्सेलरेशन आ गई 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इस पे टेंशन लग रही है 15 न्यूटन। इसका वेट लग रहा होगा नीचे mg और ये नीचे जा रहा है 9 से, तो mg - 15 इज इक्वल टू 9m, तो ये 10m, तो m इज इक्वल टू 15, तो 15 kg ये आ गया। हाँ जी 40th क्लियर है। ठीक है जी। 41 में क्या डाउट है, आंसर की में डाउट बता रहे हैं। इसमें आपको ये मानना है M1 डज नॉट रिबाउंड फ्रॉम ग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 42, yes I could do। 42 में ये m, ये भी m, और यहां पर एक वॉल और ये ग्राउंड, स्मूथ ग्राउंड है ना। आपको वेज की एक्सेलरेशन निकालनी है। ये एंगल आपको 37 डिग्री थीटा मान लेते हैं फिलहाल। किसमें अनाप शनाप आंसर आ रहे हैं। फोर्टी टू में अच्छा ध्यान से सुनो जरा। क्वेश्चन नंबर 42 में रोप की लेंथ कांस्टेंट रहने वाली है, तो जिस रेट से L2 इंक्रीज करेगा उसी रेट से L1 इंक्रीज करेगा। L1 के डिक्रीज करने का रेट वेज के राइटवर्ड मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर वेज राइटवर्ड ए एक्सेलरेशन से चल रही है
तो a माइनस डी स्क्वायर L2 बाय डी टी स्क्वायर के बराबर होगा, बोलो। अब L1 का डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, ध्यान से समझना, L1 का सेकंड डेरिवेटिव ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये जो ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक, ये वेज के टॉप मोस्ट पॉइंट से कितना तेजी से नीचे को स्लाइड कर रहा है। सो दिस रिप्रेजेंट्स द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक रिलेटिव टू द वेज। इसमें कोई डाउट? L1 का डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करेगा एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक रिलेटिव टू द वेज, क्योंकि L1 जो है वो ब्लॉक की वेज के रिस्पेक्ट में पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर वेज राइट की तरफ जा रही है ए एक्सेलरेशन से, तो ब्लॉक वेज पे स्लाइड डाउन कर रहा होगा ए एक्सेलरेशन से, क्योंकि L1 प्लस L2 कांस्टेंट है। तो डी स्क्वायर L1 बाय डी टी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर L2 बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो दैट गिव्स यू ए रिलेटिव इज इक्वल टू ए। तो जितनी एक्सेलरेशन से वेज राइट की तरफ जाएगी, उतनी ही एक्सेलरेशन से ब्लॉक वेज के सरफेस पे नीचे स्लाइड करेगा। ये क्लियर है? ऐसा मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको। क्यों भाई? कंस्ट्रेंट जब स्टार्ट किया था तो मैंने ऐसा एग्जांपल दिया था आपको कि ये लेंथ और ये लेंथ का टोटल फिक्स रहने वाला है, तो जितना हमारा बड़े वाला ब्लॉक नीचे जाएगा, उसी एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक के रिलेटिव नीचे जाएगा। तो जो छोटे वाला हैंगिंग ब्लॉक है, उसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ए भी होगी, प्लस वो इसके साथ साथ ए एक्सेलरेशन से इधर भी जा रहा होगा, है ना। तो ये उसी क्वेश्चन की एक मॉडिफाइड फॉर्म है। तो ये हमारी बेसिक सिचुएशन है। अब जरा इक्वेशंस लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए। तो इक्वेशन आपके लिए चैलेंज है, आप लिख के दिखाओ। mg साइन थीटा, mg कॉस थीटा, और एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स और एक टेंशन इन द स्ट्रिंग, इनकी टर्म्स में मेरे को आपने 3 इक्वेशन लिख के दिखानी है। एक इक्वेशन वेज के लिए और दो इक्वेशन ब्लॉक के लिए वेज के फ्रेम में, वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज। मेरे को अभी भेजो व्हाट्सएप पे, मैं वेट कर रहा हूं आपकी। इक्वेशंस चाहिए मेरे को। ब्लॉक का वेट mg साइन थीटा, ब्लॉक के वेट के दो कंपोनेंट mg साइन थीटा, mg कॉस थीटा, एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लग रही होगी, एक टेंशन लग रही होगी, एक वेज का एफवीडी बना के ग्राउंड के फ्रेम में फिजिकल टू एमए की इक्वेशन लिख के दिखाओ, और ब्लॉक का एफवीडी बनाओ वेज के फ्रेम में और उस पर इक्वेशंस लिख के दिखाओ। सेंड मी ऑन व्हाट्सएप। ग्रुप में डालो, सारे ग्रुप में, मैं देखूंगा किसने भेजा किसने नहीं भेजा। ओपन करके बैठा हूँ ग्रुप में।
बहुत ही बकवास इक्वेशन है आदित्य। अनाप शनाप आंसर आएंगे ही, बिना सोचे समझे कुछ भी लिखी जाएगा तो। सिद्धार्थ ने भेजे हैं, ठीक लग रहे हैं कुछ। डोंट लुक एट व्हाट अदर्स आर पोस्टिंग। वेज का एफबीडी बनाते हैं, कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी वेज पे। वेज के ऊपर जब पुली लगी होती है तो मेक श्योर कि आप पुली को भी वेज का पार्ट बनाएं, ताकि पुली पे रोप द्वारा लगने वाली फोर्सेस स्किप नहीं हो जाएं। वेज पे एक उसका वेट लग रहा होगा mg, ग्राउंड से रिएक्शन लग रहा होगा r, एक नॉर्मल इसके ऊपर रखे हुए ब्लॉक ने इस पे लगाया होगा प्रेसिंग फोर्स, और एक रोप द्वारा पुली पे लगने वाली फोर्स जिसकी वैल्यू t इधर होगी और t इधर होगी, और ये ऐसे जा रही है a एक्सेलरेशन से। ये एंगल थीटा होगा और ये एंगल थीटा होगा। तो राइट साइड की तरफ लगने वाली फोर्सेस n साइन थीटा प्लस टी माइनस टी कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू m में। ये वेज के लिए है। वेज के रिलेटिव ब्लॉक का एफबीडी बनाते हैं। वेज के रिलेटिव ये जा रहा होगा रिलेटिव एक्सेलरेशन ए से। कौन कौन सी फोर्सेस, mg साइन थीटा, और किसी का व्हाट्सअप आएगा नहीं, mg कॉस थीटा और t और n, बस। और कोई फोर्स, स्यूडो फोर्स किधर को लग रही होगी स्यूडो फोर्स, लेफ्ट की तरफ m में। तो इसका
फिर कंपोनेंट आएगा एम ए कॉस थीटा और इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा एम ए साइन थीटा। अब लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, एम जी साइन थीटा प्लस एम ए कॉस थीटा माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, और एम ए साइन थीटा प्लस एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। तो ये इक्वेशंस हैं जो आपको सॉल्व करनी है। कर लेंगे सॉल्व अभी। चलिए और बोलो, 40 के कहाँ पहुंच गए थे हम, ये हो गया हमारा 42। देन व्हाट नेक्स्ट, किए आगे कि नहीं किए हैं, मिसिंग है अभी, ट्राई नहीं किए हैं। क्वेश्चन नंबर 45। 45 से पहले और किसी को कोई पूछना है? ये वाला क्लियर हो गया किसी को? इस क्वेश्चन में तो कोई डाउट नहीं है ना, जो अभी मैंने 42 सॉल्व किया, इरेज कर दो इसको। हाँ भी यशराज, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 में अपने को कैलकुलेट करना है कि ये ब्लॉक पुली तक कब पहुंचेगा। तो ब्लॉक पुली तक पहुंचने के लिए ब्लॉक की पुली के रिलेटिव एक्सीलरेशन देखनी पड़ेगी। तो ठीक है, एफडी बना लेते हैं। दिक्कत क्या आ रही है, मतलब इसमें कुछ डाउट लग रहा है क्या? तो ये हमारा सिस्टम है, ये हमारा ए ब्लॉक है, इस पे लगने वाली फोर्सेस, इस पे F1 इधर लगी, और अगर मैंने रस्सी को F2 फोर्स से खींचा तो रस्सी में टेंशन F2 डेवलप हो जाएगी, तो इसकी इधर को एक्सेलरेशन हो जाएगी 2F2 माइनस F1 m। और अगर मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में या फिर इसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में बी का एफ डी बनाऊं, तो उस पे एक F2 इधर लग रही होगी, और अगर इसकी एक्सेलरेशन ए है ये वाली, तो एक एम ए और लग रहा होगा। तो F2 प्लस एम ए इज इक्वल टू मास ऑफ बी इंटू रिलेटिव एक्सेलरेशन। यहां से रिलेटिव एक्सेलरेशन निकल जाएगी तो टाइम निकल जाएगा। अब कह रहा है सॉरी सर 46, ये तो आ गया था। चलो अब तो कर दिया मैंने सॉल्व। क्लियर है 45? फोर्टी सिक्स की बात करते हैं। द सिस्टम शोन इन द फिगर इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ऑल 3 ब्लॉक्स व्हेन द स्प्रिंग इज कट। स्ट्रिंग इज कट, रस्सी नहीं, हाँ रस्सी काट दी, तो रस्सी के काटने से स्प्रिंग का तो कुछ नहीं होगा। इस क्वेश्चन में आपको क्या समझना है, इंपॉर्टेंट क्या है समझने वाली बात, ध्यान से सुनना मेरी बात। एक स्प्रिंग और स्ट्रिंग के बिहेवियर में क्या फर्क होता है? तो स्ट्रिंग को हम एक ऐसे स्प्रिंग की तरह ट्रीट कर सकते हैं जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट इनफाइनाइट है, क्योंकि वो इलोंगेट तो होती नहीं, फिर भी उसमें टेंशन डेवलप हो जाती है। क्यों भाई?
स्ट्रिंग इज इन एक्सटेंसिबल, राइट। इन एक्सटेंसिबल का मतलब है कि उसमें इलोंगेशन 0 है, तो उसका के इनफाइनाइट है। फोर्स होती है के एक्स, के अप्रोचेस इनफाइनाइट, एक्स अप्रोचेस 0, और फोर्स इज एनी फाइनाइट वैल्यू। इन्फिनिटी इंटू 0 मतलब एक बहुत लार्ज क्वांटिटी और एक बहुत स्मॉल क्वांटिटी का प्रोडक्ट, एक फाइनाइट वैल्यू आ सकती है। तो रस्सी में कुछ भी फाइनाइट टेंशन हो सकती है, और उस फाइनाइट टेंशन को डेवलप करने के लिए इट ओनली नीड्स एन इनफिनिटेसिमली स्मॉल इलोंगेशन। तो रोप में टेंशन अगर आपको चेंज करना चाहते हैं, सुने इस बात को ध्यान से, अगर आप रोप में टेंशन चेंज करना चाहते हैं तो आपको उसके अंदर केवल एक इनफाइनेटिसिमली स्मॉल चेंज इन इलोंगेशन लेकर आना है। जबकि स्प्रिंग जो लगाते हैं, जब भी हम स्प्रिंग लगाते हैं तो हम एक फाइनाइट के वाला स्प्रिंग लगाते हैं। तो अगर के फाइनाइट है और x अगर इनफाइनेटिसिमली स्मॉल है तो एफ भी इनफाइनेटिसिमली स्मॉल होगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि स्प्रिंग की फोर्स में एक फाइनाइट चेंज लेकर आने के लिए आपको उसकी इलोंगेशन में भी एक फाइनाइट चेंज लेकर आना पड़ेगा। यहां तक कोई डाउट? इस अरेंजमेंट में दो स्ट्रिंग्स लगी हुई हैं और एक स्प्रिंग लगा हुआ है, जरा उनको ध्यान से समझते हैं। अब जो मैंने राइट वाली स्ट्रिंग थी येलो वाली, इसको तो मैंने काट ही दिया, तो काटने से ये तो गई एकदम से, तो ये टेंशन तो 0 हो जाएगी। देयर विल बी नो फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस, है ना। इट विल बिकम स्लैक, इट विल स्टॉप एक्सर्टिंग एनी फोर्स। नाउ as soon as this stops exerting any force, A will begin to move towards left. अब इसमें क्वेश्चन में पूछा है इनिशियल एक्सेलरेशन। इनिशियल एक्सेलरेशन का मतलब होता है कट करने के तुरंत बाद। इनिशियल एक्सेलरेशन का मतलब है कट करने के तुरंत बाद, जस्ट आफ्टर। तो आप ऐसे समझें कि कट करने के एक इनफाइनेटिसिमली स्मॉल टाइम इंटरवल dt के बाद आपको स्टेट देखनी है। उस इनफाइनेटिसिमली स्मॉल इंटरवल में A लेफ्ट को मूव कर गया होगा जरा सा, बिल्कुल इनफाइनेटिसिमली स्मॉल। B हल्का सा डाउन मूव कर गया होगा। अब जब A मूव करेगा लेफ्ट की तरफ इनफिनिटेसिमली स्मॉल अमाउंट से, तो A और B को कनेक्ट करने वाली स्ट्रिंग में एक फाइनाइट चेंज इन टेंशन आ जाएगा, बिकॉज स्ट्रिंग की टेंशन में एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ चेंज लेकर आने के लिए ऑल यू नीड इज एन इनफिनिटेसिमली स्मॉल चेंज इन इलोंगेशन। तो जैसे ही A हल्का सा लेफ्ट को डिस्प्लेस होगा, द रोप कनेक्टिंग A एंड B, उसमें एक्ट करने वाली टेंशन, उसमें एग्जिस्ट करने वाली टेंशन अब्रप्टली बदल जाएगी। ठीक है, ये पुली फिक्स थी, हवा में लटकी हुई बुरी लग रही थी, मैंने कहा इसको जरा बांध दूं कहीं से। अब B के हल्का सा नीचे जाने से इस स्प्रिंग की लेंथ में एक इनफाइनेटिसिमली स्मॉल चेंज आएगा, which is not going to bring any observable change in the force exerted by the spring. तो जो स्प्रिंग्स लगे होंगे सिस्टम में, उसमें अब्रप्ट चेंजेस नहीं होंगे टेंशन के अंदर, रोप्स के अंदर अब्रप्ट चेंजेस हो जाएंगे। तो जैसे ही हमारी स्ट्रिंग कटेगी येलो वाली, ए बी को कनेक्ट करने वाली कॉर्ड में टेंशन अब्रप्टली बदल जाएगी, परंतु बी और सी को कनेक्ट करने वाले स्प्रिंग में टेंशन अब्रप्टली नहीं बदलेगी। अब आप मुझे ये बताओ, जब वो येलो वाली स्ट्रिंग कटी नहीं थी तब सी के एफवीडी में सी पे 20 न्यूटन फोर्स नीचे लग रही थी और यहाँ स्प्रिंग फोर्स ऊपर लग रही थी, और ये इक्विलिब्रियम में था, तो एफ एस की वैल्यू 20 न्यूटन थी। तो अगर एफ एस की वैल्यू 20 न्यूटन थी तो रोप कटने के बाद भी ये 20 न्यूटन ही रहेगी, और इसका मतलब है सी की एक्सेलरेशन 0 आएगी।
तो immediately after the cord is cut, acceleration of c is going to be 0. यहां तक कोई डाउट? ठीक है जी। हाँ जी आदित्य, क्या डाउट? सर नहीं सर, मेरा डाउट था सर, अगर हम आपने जैसे एक्सप्लेन किया स्ट्रिंग का जो लाइक अगर उसे स्प्रिंग कांस्टेंट बोल सकते हैं तो बहुत ज्यादा होगा ना सर। तो अगर जैसे ही वो कटेगा तो जो स्ट्रिंग में एक्सटेंशन आएगा दैट इज नेग्लिजिबल। सो सर जो फोर्स में आएगा, हाउ कैन बी एक्चुअली डिटरमाइन कितना चेंज आ सकता है, क्योंकि एक क्वांटिटी तो इनफाइनाइट है। हाँ, तो इस फॉर्मूला से नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। देयर विल बी अदर वेज टू कैलकुलेट इट। k is very large, x is very small, very large into very small value can be any finite value। अब वो कितनी है वो इस फॉर्मूला से नहीं निकलेगी, बट वो कुछ भी अलग आएगी, वो पहले जितनी नहीं आएगी, ये पक्का हो गया अपने को, है ना। ओके सर। Immediately after this cord is cut, let us assume that the tension in this string is T. This tension has to be assumed to be a new value. You cannot take it as the same value as before we cut the yellow part of the string. येलो स्ट्रिंग को काटने से पहले जो इस बी वाली कॉर्ड में टेंशन थी, वो वैल्यू नहीं यूज करनी है आपने, कुछ और यूज करना है, ठीक है। इस पे एक एफएस लग रहा होगा बी पे, और एक इसका वेट लग रहा होगा 10 न्यूटन। एफएस की वैल्यू 20 न्यूटन, और इस पे एक टी लग रही होगी इधर, और इस पे एक टी लग रही होगी इधर, और ये नीचे जा रहा होगा ए एक्सेलरेशन से, एंड आई एक्सपेक्ट कि ये भी इधर जा रहा होगा ए एक्सेलरेशन से, क्योंकि ये दोनों कॉर्ड से बंधे हुए हैं, राइट। तो बी के लिए लिख देता हूं 20 + 10 - t = 1 × a, और ए के लिए लिख देता हूं t = ए का मास कितना है 1 kg। तो ए के लिए भी लिख देता हूं 1 × a, और इन दोनों को ऐड कर देता हूं। सो 30 = 2a, तो a = 15 m/s²। तो a and b both are going to move with an acceleration 15 m/s², whereas c will have an acceleration 0 in this case. कोई डाउट? हाँ जी बिल्कुल, आप नोट कर सकते हैं। दिख रहा पूरा क्लियरली? हम स्ट्रिंग को लेते ही इनएक्सटेंसिबल है ना। इनएक्सटेंसिबल रूप का मतलब ही यही है कि उसका क्या इनफाइनाइट है। और एक क्वेश्चन ऐसा ही, तो 3 ब्लॉक्स हैं ए बी सी, मासेस दिए हुए हैं। अच्छा नोट कर रहे हो अभी आप? ये लो, तो ये S1 है, और ये रोप 1 है, और ये S2 है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक इमीडिएटली आफ्टर। तो 3 पार्ट बना देते हैं क्वेश्चन के। S1 इज कट,
सेकंड पार्ट R1 इज कट और थर्ड पार्ट S2 इज कट करें सॉल्व। जहां से मर्जी काट, कोई फर्क नहीं पड़ता। काट दिया तो मर गया, ऊपर से काट, सिर काट, टांगे काट, कहीं से मर्जी काट, मर जाएगा वो। नहीं, स्प्रिंग मासलेस होता है, मासलेस स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग को आप काट दोगे तो इट विल गेट रिलैक्स्ड इमीडिएटली। massless spring can have finite displacement in infinitesimally small time interval। तो स्प्रिंग जिसको आप काट देंगे तो उसकी टेंशन एकदम से जीरो हो जाएगी, जैसे रस्सी को काट दिया था। तो स्प्रिंग को काटेंगे तो मासलेस स्प्रिंग है ना, तो मासलेस स्प्रिंग होते हैं तो दे कैन हैव इनफाइनाइट एक्सेलरेशन।
तो ऐसा नहीं सोचना है. सेंड मी दी आंसर्स. तो वैल्यूज लिख लेते हैं इसमें. तो इसमें टेंशन 20 न्यूटन, इसमें टेंशन 50 न्यूटन, ये बिफोर कटिंग है. और इसमें टेंशन 80 न्यूटन. ये ठीक है इनिशियल वैल्यूज. अब हमने S1 को काट दिया. तो S1 को काटते ही S1 वाला स्प्रिंग एकदम से रिलैक्स हो जाएगा, तो फॉरगेट अबाउट इट. S2 को इमीडिएटली कुछ नहीं हुआ, तो S2 में टेंशन चेंज नहीं होगी, तो इसकी एक्सेलरेशन 0 आएगी. इस पे फोर्सेस 20 न्यूटन इसका वेट और 20 न्यूटन इधर लग रही होगी. बात होगी जो भी वो A और B की होगी. और A और B में इधर 20 न्यूटन स्प्रिंग फोर्स, 30 न्यूटन इस पे, T इधर, T इधर, ये T एक डिफरेंट वैल्यू होगी और इसका वेट लग रहा होगा 30 न्यूटन. और ये दोनों A एक्सेलरेशन से नीचे जा रहे होंगे. तो इन दोनों के लिए हमारे पास आ जाएगा 30 + 20 + 30 = 6A. मैंने इन दोनों को एक सिस्टम ले लिया, इन दोनों को एक सिस्टम ले लिया. तो ये जो इनके बीच की टेंशन है ये वाली, ये इंटरनल फोर्स हो गई और एक्सटर्नल फोर्स होगी 30, 20 और 30, तो 80 और = m1a + m2a. दोनों की एक्सेलरेशन सेम है इसलिए. तो यहाँ से A की वैल्यू होगी 30 और 20 50, 80/60, सॉरी 80/6, एंड दैट इज 40/3 मीटर/सेकंड स्क्वायर. तो फर्स्ट केस में आंसर है ऊपर वाले दोनों की 40/3 मीटर/सेकंड स्क्वायर और नीचे वाले की 0. अभी आदित्य ठीक हुआ तेरा फर्स्ट ये? कोई डाउट इस पार्ट में बोलो. S1 को कट किया तो हाँ जी, बाकी लोग बोलो, कोई डाउट किसी को? फर्स्ट पार्ट क्लियर है? आर्या, नव्या, सलोनी, जेडी कहाँ है ये? ठीक है. सेकंड पार्ट की बात करते हैं. सेकंड पार्ट में रोप कट कर दी. रोप कट करने के बाद A का क्या होगा? कौन कौन सी फोर्सेस A पर बताओ? A पर कौन कौन सी फोर्सेस रोप कट करने के बाद? एक इसका वेट लग रहा होगा 30 न्यूटन. और T कौन कौन लगा रहा है? ये T स्प्रिंग फोर्स. कितने स्प्रिंग फोर्स तो अब्रप्टली नहीं बदली होगी, यानी कि 80 न्यूटन. तो ये ऊपर भागेगा, तो 50/3 मीटर/सेकंड स्क्वायर, 3 kg इसका मास था. व्हाट अबाउट C? C की एक्सेलरेशन 0. बचा B. B पे कौन कौन सी फोर्सेस रोप को कट करने के बाद? एक उसका वेट लग रहा होगा mg 30 न्यूटन, एक स्प्रिंग फोर्स लग रही होगी 20 न्यूटन, और 3 kg इसका मास है, तो 50/3 मीटर/सेकंड स्क्वायर से नीचे जाएगा ये.
ये सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट के आंसर आप लिखो, मैं नहीं लिख रहा। पोस्ट करो, सभी लोगों से उम्मीद करता हूँ पोस्ट करने की। ऊपर से ऑर्डर में लिखो, पहले ए की एक्सेलरेशन कॉमा बी की एक्सेलरेशन कॉमा सी की एक्सेलरेशन, ए की बी की सी की, S2 को कट करने के बाद। अप डाउन भी बताओ। तो ए और बी का कह रहे हैं G/3 अप और सी का कह रहे हैं G डाउन। S2 को कट करने से सी तो फ्री हो गया, तो सी पे केवल एक mg फोर्स लग रही होगी, तो सी के लिए तो मैं बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ कि सी की एक्सेलरेशन डाउनवर्ड आएगी। व्हाट अबाउट ए एंड बी? क्या फोर्सेस ए और बी पे? ऊपर की तरफ एक ऊपर वाला स्प्रिंग 80 न्यूटन फोर्स लगा रहा होगा, और ये दोनों तो रोप से कनेक्टेड हैं, तो इनके बीच की टी को इंटरनल मान लेते हैं। तो एक्सटर्नल फोर्सेस का वेट लग रहा होगा 30-30-60 न्यूटन, तो ये ऊपर जा रहा होगा। तो इसके लिए सिस्टम के लिए सीधे F इजिकल टू एम ए लगा देते हैं, तो 80 - 60 इजिकल टू मास 6 इंटू ए, तो 20 इजिकल टू 6A। ए की वैल्यू 20/6, 10/3 अप। तो ए की एक्सेलरेशन G/3 अप, बी की भी G/3 अप, और सी की एक्सेलरेशन G डाउनवर्ड्स। ठीक है जी, कोई दिक्कत किसी को? ए और बी वाले में ए और बी दोनों एक रोप से कनेक्टेड हैं, तो दोनों एक रोप से कनेक्टेड है, तो दोनों की एक्सेलरेशन या तो ऊपर होगी या नीचे होगी, ए सेम होगी। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, सिस्टम ले लो और सिस्टम पे टोटल एक्सटर्नल फोर्स लिख लो, और इज इक्वल टू M1 A1 प्लस M2 A2 कर दो। तो A1 और A2 तो बराबर ही है, तो इसको M1 प्लस M2 इंटू ए कर सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स। तो टेंशन इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स में एक ऊपर वाला स्प्रिंग 80 लगा रहा है, और एक ये दोनों 3 kg हैं, तो उनका वेट 60 न्यूटन नीचे लग रहा है। तो मैंने नेट फोर्स लगी 80 - 60। ठीक है, ठीक है जी। तो मैं अभी एक शीट और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसी तरीके की, बिल्कुल। तो उसको आप सॉल्व करें, ये आपका आज का होमवर्क है। और कल मैं आपको एक अच्छे लेवल पे क्लास में प्रैक्टिस कराऊंगा कंस्ट्रेंट मोशन की, बढ़िया वाले क्वेश्चंस, राइट। तो एक बार अच्छे से रिवीजन करके क्लास में आए, तो क्लास में लाइव यहीं बैठा के सॉल्व करवाऊंगा। तो आई विल गिव यू दी शीट, यहीं सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे उसको। अभी डाल दे रहा हूँ मैं आपके लिए एक, मेरे पास टेस्ट बना हुआ पड़ा हुआ है, तो इट इज़ काइंड ऑफ अ वीकली टेस्ट लेवल होगा ऐसा उसका, तो वो मैं पोस्ट कर रहा हूँ, उसको आपने सॉल्व करना है।
नहीं नहीं, होमवर्क वाली नहीं डिस्कस करूंगा कल, होमवर्क वाली अगली क्लास में डिस्कस करूंगा मैं। आप उसको आज ट्राई करेंगे और रिवीजन करेंगे, और मैं कल की क्लास में एक बढ़िया सी कंस्ट्रेंट की शीट अच्छे लेवल वाली डिस्कस करूंगा, वो यहीं लाइव सॉल्व करूंगा आपको अपने सामने और डिस्कस करेंगे उसको। चलिए ठीक है बेटा। ओके।